नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ मीट योर फंड मैनेजर सीजन 2 विथ टुडे। बाजार इज ऑल टाइम हाई। और अब क्या करें, सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, और अगर ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन है तो आज आप मिलने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी से, जो कि आप आज के सेशन को बहुत यूनिक, डिफरेंट और काफी क्लैरिटी देने वाले सेशन बनाने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपको जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट है, मिस्टर साहिल कपूर। मिस्टर साहिल कपूर के बारे में मैं इतना ही आपको बोलूंगा बिकॉज ही इज हैविंग द एनॉर्मस एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 16 इयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, ओरेशियस रीडर, बट ही इज नॉट ओरेशियस रीडर, इज अ क्रॉनिक रीडर। और साहिल जी ऑलमोस्ट हर एक वीक में एक बुक फिनिश करते हैं। दैट इज व्हाट द वे ही इज हैविंग द एनालिसिस अबाउट एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज हैपनिंग इन मार्केट। सो वेलकम साहिल जी। Thank you very much. Thank you for having me. Sahil sir, coming just not wasting much of the time and then coming out with the very first question कि आप अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे सोचते हैं, एंड व्हाट एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल इन्वेस्टर ने इस लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट से रखनी चाहिए। Sure. सी देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई थिंक अपने आप में एक मिसनॉमर बन चुका है अभी, क्योंकि जी। हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितनी एक्टिविटी और नॉइस हमको सुनने को मिलती है, इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी। हम हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ ऐसी न्यूज सुनते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें अपनी कुछ पोजीशन चेंज करनी चाहिए, सो या राइट। फिर ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं, जैसे अभी एआई के बारे में हम सुन रहे हैं। तो राइट। हम जाके देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक है जो इनसे बेनिफिट कर सकते हैं, ऐसे कौन से राइट। फंड्स हैं जहाँ पे हम इन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्टी जो है दूर करना बहुत इजी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है, जिसको पार करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर आप पिछले 123 साल का डेटा देखेंगे, ओ माय तो गॉड। ग्लोबली मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट्स जो है उन्होंने तकरीबन 5% का रिटर्न दिया है, 5% केगर का, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। राइट। सो ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन 3.5-4% रहा है, तो तकरीबन 9% का केगर रिटर्न है पिछले 123 साल का, ओ। जो कि बहुत ही बड़ा नंबर। सॉरी। मतलब अगर आप समझिए, अगर आप सिप करते हैं इसी पीरियड में, जी। तो आपका रिटर्न जो है तकरीबन 10%। जी। तो अगर आप ये सन 1900 से अभी तक अगर इन्वेस्टिंग चालू रखते, सिर्फ जी। इफ यू हैड कंटिन्यूड, जी। तो जो $10,000 हैं वो तकरीबन $11.8 मिलियन बन जाते हैं। ये इसका माय इतना बड़ा इम्पैक्ट है माय कंपाउंडिंग का। गॉड। माय गॉड। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडिंग का कि ओवर टाइम जो कॉर्पस है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइमिंग एनी मोर, है ना। वो अपने आप, अपने इट टेक्स केयर ऑफ इट्स टाइमिंग ऑन इट्स ओन। सेकेंड इज, आपका हेडेक बचता है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, तो जी। आपके पास एक लिस्ट बन जाती है कि ये इवेंट्स के ऊपर मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है, बिकॉज दे मेक इम्पैक्ट माई पोर्टफोलियो और माई कंपनीज और माई फंड्स फॉर अ वीक, मंथ और अ ईयर। लेकिन मेरा ओरिएंटेशन फॉर एवर है, या 10 साल है, या 25 साल है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एज है। और तीसरा बड़ा एज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप परफॉर्मेंस को चेज करना बंद कर देते हैं। ऑलराइट। तो हम ये देख रहे हैं कि रिसेंटली क्या होता है कि सभी इन्वेस्टर्स सबसे अच्छे स्टॉक या सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को चूज करते हैं, उसमें जाते हैं। और तभी क्या होता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। सो राइट। तो यू एंड अप पेइंग फॉर थिंग्स दैट यू डोंट वांट। मतलब आप परफॉर्मेंस के लिए पे करते हो, मिलता नहीं। तो जब आप परफॉर्मेंस के लिए पे नहीं करते हो बाय बीइंग लॉन्ग टर्म, आपको अपने आप परफॉर्मेंस मिलता है, सॉरी। राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एंड आई थिंक इट इज वेरी यूजफुल। एंड मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एज है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे बड़ा एज और कोई नहीं है मार्केट। तो एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा था, अगर एक्सेल शीट देख के जस्ट उस पर क्लिक करके अगर सबसे अच्छा फंड कौन सा, भाई ये है, चलो इसको बाय करो, तो एवरेज जो जी। फिनटेक वाले जितने इन्वेस्टर्स है, उनका एवरेज लाइफ 1.5 साल का नहीं जी। रहता, उनका लाइफ थोड़ा ज्यादा जी। रहता। सो दैट इज द जी। बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म, दैट इज समथिंग समथिंग रियली ग्रेट। सही सर, एक चीज मुझे और बताइए, अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे जो इंडाइसेस है ये अपने ऑल टाइम हाई जी। पे, निफ्टी ने भी हम्म। और इवन इंक्लूडिंग सेंसेक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। तो ये हम्म। ऐसे माहौल में जहां पे बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अभी क्या,
इधर यहाँ से ऊपर जाएगा, हम्म। या बहुत सारे लोग सोच रहे अरे यार अभी वापस उस लेवल पे आ गए, चलो प्रॉफिट बुक करो बाहर निकल दे। व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? जी। मुझे लगता है कि हमको मार्केट के ना बायो मार्कर्स देखने चाहिए कि मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है, जी अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है, जी व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मार्केट रैली। जी। ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर मोर हेल्पफुल देन जस्ट लेवल्स, है ना। बराबर। लेवल्स तो मार्केट के चेंज होते रहते हैं, जैसे अक्टूबर 21 में भी सिमिलर लेवल था, फिर दिसंबर 22 में भी सिमिलर लेवल था, अभी बराबर। भी सिमिलर लेवल है। तो बराबर। अगर आप इस पैरामीटर से जाएंगे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पिछले 20-21 महीने में तो कुछ हुआ ही नहीं, बराबर। है ना। तो प्राइस वाइज तो कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, तो मे बी और रैली आना चाहिए। लेकिन जब आप फैक्टर्स देखते हैं, जैसे लास्ट 2 महीने में मार्केट 10% बढ़ चुका है, तो आप यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल नर्वस कि और कितना बढ़ेगा। सो मेरे ख्याल से दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम होराइजन, हम्म, नॉट अबाउट द मार्केट। हम्म, सेकेंड थिंग कि अगर आप मार्केट का कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे पीई रेशो अगर आप देखते हैं, हम्म, तो निफ्टी का पीई रेशो 2021 में जब रैली हुआ कोविड के बाद, तो ये बढ़ के तकरीबन 34 टाइम्स पे चला गया था एक टाइम पे। ट्रेलिंग मल्टीपल जो है हम्म, 34 टाइम्स पे था, और फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल 28 के आसपास था, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो हम्म, मुझे याद है कि 28-30 का मल्टीपल 2008 के पीक पे था, वो भी ट्रेलिंग नंबर्स पे, है ना, जब ये अर्निंग्स नहीं आए थे एक क्वार्टर के। और अभी प्री पोस्ट कोविड ये नंबर उससे भी ऊपर चला गया था। लेकिन वहां से क्या हुआ है, मार्केट 20-21 महीने के कंसोलिडेशन में चला गया, अर्निंग्स में काफी अच्छा रैली आ गया। तो जो पी मल्टीपल है, जो तकरीबन लेट्स अज्यूम की 30 के आसपास था एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, वो 20 के आसपास आ गया है। हाँ, तो अभी भी जो 20 है वो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से एवरेज के ऊपर है। हमारा हिस्टोरिकल एवरेज 18.5 है, बराबर। लेकिन अब हम 20 के आसपास हैं, तो एवरेज से बहुत दूर नहीं है। हम्म, लेकिन चीप नहीं है। चीप मल्टीपल कितने होते हैं? 14-15। तो हम्म, जब चीप मल्टीपल आते हैं तो मार्केट में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, हम्म, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। आपको मार्केट के नीचे गिरने के हम कहीं आए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट को सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है हमें। हम्म, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक डेटा देखते हैं, सारा डेटा स्टेडी है इस समय। टैक्स कलेक्शन देखिए, जीएसटी कलेक्शन देखिए, पीएमआई नंबर्स देखिए, अगर आप सारे डेटा पॉइंट स्टेडी हैं। कुछ पैची हैं कहीं पे, रूरल इकोनॉमी थोड़ा स्लो रिकवर हो रही है, अर्बन अच्छा कर रही है, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अच्छा नहीं है, बट ऑन द होल द इकोनॉमी इज स्टेडी। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, अर्निंग ग्रोथ इज ऑल्सो स्टेडी। वी आर expected to grow between 12 to 13% earnings growth, which is a good number to have, right? तो मुझे लगता है कि A, you should remain invested. B, टाइम टू टाइम हम एक टाइमली रिमाइंडर देते रहते हैं कि मार्केट कहाँ पे चीप कैटेगरी में या फिर बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे आ रहा है। एक रिमाइंडर हमने मार्च 2023 में दिया था, जब निफ्टी 17,000 के नीचे चला गया था, कि ये मूवमेंट है जहाँ पे आपको अपने इक्विटी वेट को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे आ गया है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हम आज एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं उनको बरकरार रखना चाहिए। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। If your SIP is running, you should continue with your SIP. There is no reason to stop them or change them. If you're doing asset allocation, you should continue your asset allocation. तो अभी एक ऐसा टाइम है जहां पे आप जो कर रहे हैं आपको करते रहना चाहिए। आई हम्म। डोंट थिंक देर इज एनी रेड फ्लैग और एक्सट्रीमिटी इन द मार्केट जहां पे आपको चेंज करना चाहिए। मे बी वी कैन सी अ करेक्शन ऑफ 5-7% और मोर, बट आई डोंट थिंक उससे एसेट एलोकेशन में या फिर आपकी इन्वेस्टिंग टाइमलाइन में कुछ चेंज आना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, ये एफआईएस ना वापस से आना चालू है, पिछले 2-3 महीने से पैसा वापस आ रहा है, तो क्या जो जी। टाइड है वो वापस से टर्न हो गया है, और या इसका कोई दूसरा रीजन है कि ऑप्टिमिज्म बहुत फ्यूलिंग आ रहा है, या फिर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है? क्या लगता है आपको, क्या रीजन होगा? तो मेरे ख्याल से 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि जो इंडिया का वेट है इमर्जिंग मार्केट बास्केट में, अब काफी अच्छा हो गया है। अच्छा। तो अगर आप प्री कोविड लेवल पे जाएंगे 2020 से पहले, तो हमारा वेट जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट में तकरीबन 8-8.5% हुआ बराबर। करता था, और अभी वो वेट 15% प्लस हो गया, अमेजिंग। बॉर्डरिंग 16%। अमेजिंग। इस वजह से जितने भी इनफ्लो अब आते हैं इमर्जिंग मार्केट में, हमको ज्यादा बड़ा शेयर मिलना चाहिए उसमें, क्योंकि जनरली ईटीएफ फ्लोज रहते हैं। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट में हमारा जो पीयर सेट है उसमें अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, हम्म। तो इंडिया को छोड़ के कहीं पे भी आपको बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ओ। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा दिखाएंगे तो मैं आपको कुछ एक कंपैरिजन बताता हूँ। हाँ। चाइना की जो मेनलैंड चाइनीज मार्केट है उसका ईपीएस ग्रोथ 2.9% केगर से बढ़ा है, ओ। और निफ्टी का जो ईपीएस है
वो तकरीबन 8.5% के घर से बढ़ा है। माय गॉड। तो ये क्लियरली डिपेक्ट करता है कि क्यों इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। और ये ग्रोथ अभी भी इंडिया के फेवर में ही है, मतलब इंडियन अर्निंग्स ग्रोथ इज मच स्ट्रॉन्गर देन अदर इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ। तो ये रीजन है, मुझे लगता है कि जब एफआई इंक्रीमेंटली अब एक्टिवली जब पिक करते हैं कंट्रीज को, तो वो यूजुअली वही कंट्रीज को पिक करना चाहते हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है और एंटिसिपेशन भी अच्छा है अर्निंग्स ग्रोथ का। तो इंडिया क्लियरली वो बास्केट बन रहा है। और अगर आप एक लेवल और नीचे जाएं, अगर आप इंडिया की 100 रुपए की अर्निंग्स देखेंगे, उसमें से तकरीबन 35 to 40 रुपीज बीएफएसआई सेक्टर से आता है, और तकरीबन 5 से 6% हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है। और ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, और दूसरे सेक्टर में हेल्थ केयर में स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे अगर आप सिर्फ बीएफएसआई सेक्टर देखेंगे, लास्ट 8 क्वार्टर में ज्यादा जो बड़े लेंडर्स हैं उन्होंने तकरीबन 20% से ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई, जो कि बहुत ही हेल्दी रन रेट है, और इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी रही है। तो ये रीजन है, मुझे लगता है एफआई धीरे टेंटेटिवली दे आर मेकिंग अ कमबैक। और दूसरा बड़ा एक और, जो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो जो इमर्जिंग मार्केट के बड़े बड़े मार्केट्स थे, क्या मार्केट्स थे वो? चाइना, ब्राजील, ब्राजील, रशिया, रशिया। इंडिया, है ना? इसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे एफआईएस हैव बर्न देयर फिंगर इन चाइना ड्यू टू रेगुलेशंस। बड़ा रिटर्न नहीं बना वहां पे, बड़ा रिस्क आ गया, जहां पे ओवरनाइट रेगुलेशंस चेंज होते रहे सेक्टर्स के लिए, बराबर। प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। और एफआईएस ये सोच रहे हैं कि अब चाइना में जो स्टॉक होल्डर्स हैं, डज द प्रॉफिटेबिलिटी इन चाइना अक्रू टू द शेयर होल्डर और नॉट? वो एक राइट, क्वेश्चन बन गया अभी लोगों राइट, के दिमाग में, राइट। कि वो उसका शेयर होल्डर पहली बात तो कौन है, सरकार है या प्राइवेट इंडिविजुअल है, और अगर है तो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मिलेगी कि नहीं? बराबर। सो दैट क्वेश्चन हैज रीजन इन इन्वेस्टर साइकी। रशिया में ऑलरेडी दे बर्न देयर फिंगर एंड सोल्ड एवरीथिंग एंड वेंट ऑफ, राइट? ब्राजील एक मार्केट है जो सिक्लिकल है, कभी अच्छा करता है कभी नहीं अच्छा करता है, बट वो बरकरार है एज एन इमर्जिंग मार्केट बराबर। यूज केस। इंडिया एक अभी नया बास्केट है फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट, जिसको इमर्जिंग सारी एफआई जो है वो रिविजिट कर रही हैं, कि कैन देयर बी अ बिग स्ट्रक्चरल स्टोरी वेयर वी कैन इन्वेस्ट इन। और नंबर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है इंडिया में। एंड देयरफॉर आई थिंक ओवर द नेक्स्ट मे बी 12 to 24 months वी कैन एक्सपेक्ट कि एफआई फ्लो अच्छा रहना चाहिए इंडिया में। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ एमएफ फ्लो फॉर अप्रैल, इक्विटी फ्लोज थोड़े से नीचे आ गए हैं, और बिग मनी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है डेट फंड्स में। सो वहां पे क्या चल रहा है, मतलब व्हाई द मनी इज गोइंग टू द डेट फंड्स, एंड व्हाट इज यू आर सेंसिंग आउट ऑफ इट, या आपका डेटा क्या बोलता है? तो डेट फंड्स में जो फ्लोज थे वो आई थिंक लार्जली 31 मार्च के जो चेंजेस हुए हैं, हाँ। उसके बाद देयर हैज बीन सम चेंज, राइट? वेयर इन्वेस्टर्स आर नाउ लिटिल मोर टैक्टिकल इन नेचर। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेंड कुछ ज्यादा दिन तक इंट्रेंच नहीं रहेगा, बिकॉज डेट एज एन कैटेगरी हैज इट्स ओन यूज केस। उसका अपना एक यूजेबिलिटी है हमारी एसेट एलोकेशन में। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो टैक्स चेंजेस हैं, बाय द टाइम वन फाइनेंशियल ईयर गोज अवे, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल कंज्यूम इट एंड री strategize how they invest in debt. तो मुझे लगता है एज अ कैटेगरी इट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंडली, जो रिसेंटली रेट्स वीपर आए हैं अभी, है ना, जो पहले पिछले 2 साल में तो रेट्स काफी कम थे, तो अभी जो थोड़े रेट्स अट्रैक्टिव हुए हैं, हालांकि लास्ट 3-4 महीने में वी अगेन सीन अ 40 to 50 basis points reduction in the longer term rates, but I think they are still more attractive than they were in 2020-21, right? So because of that, also I think continuous allocation will remain in the debt category. But more and more मुझे ऐसा लगता है कि a mix of asset classes is probably going to be the key strategy going ahead. People are trying to mix equity, they are trying to mix bonds, fixed income, gold, and create sort of a multi-asset portfolio. So I think this trend will continue, and people would want to utilize more asset classes in their portfolio rather than just one asset class. ओके। एक और क्वेश्चन मेरा जो है सर कि व्हाट डू यू मेक द रिजल्ट व्हिच हैज कम आउट रिसेंटली, जितने रिजल्ट्स आए हैं, एंड व्हाट इज द कमेंट्री सजेस्ट, मतलब क्या लगता है 2024 में आपको कि जो रिजल्ट्स आए हैं और जो लोग बता रहे हैं या जो आरबीआई बोल रहा है, व्हाट इज योर एनालिसिस अबाउट दिस? सो दो तीन चीजें जो अभी Q4 रिजल्ट्स आए थे उसमें दो ट्रेंड्स दिखे। पहला तो जो मार्जिन्स हैं
वो अब रॉक बॉटम पे आ गए हैं। तकरीबन जो प्री कोविड लेवल्स थे वहां पे मार्जिन सब सेक्टर्स के तकरीबन जा चुके हैं। सेट हो गया तो सब। और इसका मेन रीजन क्या है? हाँ, नीचे आ गए हैं अभी। पहले तो बहुत ऊपर चले गए थे बीच में, पोस्ट कोविड देयर वाज अ ह्यूज सर्ज इन मार्जिन। और उसके बाद पीक होने के बाद धीरे धीरे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर आया, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आए, ये मार्जिन नीचे आ गए सब। और ये सब मार्जिन अब जो है वो प्री कोविड लेवल पे चले गए हैं। राइट। अब हमें लगता है कि जैसे लास्ट 6 महीने में कमोडिटी प्राइसेस अब नीचे आए हैं, ये मार्जिन अब नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में वापस थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को एड करेंगे। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट रिजल्ट है उसमें हमने देखा है मार्जिन हैव प्रोबेबली हिट रॉक बॉटम। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी अच्छी है। तकरीबन 24% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि मार्जिन नीचे आ रहे थे। तो मुझे लगता है जैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे FY 2024 में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो है अर्निंग्स की अभी भी काफी ज्यादा है। अच्छा। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 18% अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है, मुझे लगता है हम उससे थोड़ा कम कर पाएंगे। हम्म। तकरीबन 12-13% शुड बी अ हम्म। डुएबल नंबर। हम्म। और वहां पे मुझे लगता है कि कंफर्ट है। तो अगर आप निफ्टी का ईपीएस देखोगे, अगर आप डायरेक्टली एनएससी डेटा देखते हैं, हम्म। तो हम आज की रेट में 868 रुपीज के ईपीएस पे बैठे हैं निफ्टी के ट्रिलिंग 12 मंथ्स। जो हम्म। पुराने जो लास्ट 12 मंथ्स है उसका ईपीएस तो है 868 रुपीज है। राइट। तो दिसंबर 24 में हमें लगता है कि ये ईपीएस जो है 1000 रुपए जा सकता है। वो जून में जाएगा या दिसंबर 24 में नेक्स्ट ओके। ईयर, वो कहना मुश्किल है। बट इन वन ऑफ दीज क्वार्टर्स इट विल गो टू 1000 रुपी ईपीएस। और ट्रेलिंग बेसिस पे अगर हम 20 टाइम्स ट्रेलिंग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हम मोस्ट फाइनेंशियल ईयर्स में करते ही हैं, तो मोस्ट लाइकली निफ्टी विल बी क्लोजर टू 20,000 इन द नेक्स्ट 12 to 24 months। वो जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। ऐसे ही तो अगर मुझे लगता फ्लो, है अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी अच्छा है अभी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसे जी ही अगर फ्लो और टेक्निकल एनालिसिस के अगर मैं कैंडल स्टिक देखूं, अगर वो कंसिस्टेंट चलती रहे तो। जी। आई थिंक दैट इज मोर शॉर्ट टर्म इन नेचर। उसमें जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे वो अगर ट्रेंड बरकरार रहता है तो ऑफ कोर्स मोर सेंटिमेंटल रीजंस कैन टेक निफ्टी मच हायर एंड फास्टर। बट उसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है मार्केट के अपने मूड स्विंग्स होते हैं। टुमारो न्यूज कैन कम एंड मार्केट कैन टर्न ऑन इट्स हेड, राइट? वी डोंट नो दैट। बट अगर आप अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखोगे, तो देयर इज एन एस्टिमेट दैट वी आर हेडेड टुवर्ड्स दैट ईपीएस। एंड मार्केट धीरे धीरे, like a dog and the leash, it will go towards that number and that is the expectation. तो हमारा यही कोशिश रहती है कि कैन वी स्पॉट अ पॉइंट जहां पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है जी। वो 12-13% केगर से ज्यादा हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मार्च में जब हम 17,000 पे थे, तो आप देखेंगे कि अगर आप ये 20,000 का एस्टिमेट सही था तो आपको 14% का केगर मिल रहा था 2 साल। तो कोई रीजन नहीं था आपकी इक्विटी एलोकेशन ना बढ़ाने का। सो वी सेड यू शुड इंक्रीज इक्विटी एलोकेशन। तो अगर आप आज पे जाते हैं, तो अगर आई थिंक मार्केट इफ इट वर टू फॉल टू 17,500 और सो, अगेन आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे आपको इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देनी चाहिए। सो दिस रिमेन्स अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अ मार्केट, बिकॉज बिकॉज अर्निंग ट्रेजेक्टरी अच्छी है सब। सुपर। अपने 2024 तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से तो बताया, बट देन इन दैट 2024 व्हाट इज लार्ज कैप और स्मॉल एंड मिड कैप? सो मेरे ख्याल से देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप में अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है। अगर आप स्मॉल कैप एज अ यूनिवर्स देखेंगे, हाँ। तो इट इज ट्रेडिंग चीपर देन इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। हाँ। तो हिस्टोरिकली जो ट्रेलिंग मल्टीपल है उसमें स्मॉल कैप तकरीबन 19.5-20 टाइम पे ट्रेड होता रहा है पिछले 10 साल में। इस समय वो 18 के नीचे ट्रेड हो रहा है ना? और फॉरवर्ड अर्निंग्स में भी वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। निफ्टी जो है वो अपने हिस्टोरिकल पास्ट डेटा से एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। So there is a case for us to, be made that small caps have slightly better valuations versus the large cap. मिड कैप में क्या मिक्स सिनेरियो है, कई ऐसे सेगमेंट्स हैं मिड कैप में जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। और कुछ ऐसे सेगमेंट है विद इन मिड कैप जहां पे वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। जैसे मिड कैप आईटी में अभी जो रिसेंट रैली आया है, वैल्यूएशन वापस एक्सपेंसिव हो गए हैं। सो यू हैव टू रियली स्प्लिट इट अप एंड बी मोर बॉटम्स अप। लेकिन अगर आप फ्लेवर देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, तो आई थिंक आई विल फेवर going from bottom to top. That means going from small cap to mid cap to large cap in terms of favoring the allocation. एंड सो वेयर आर यू फाइंडिंग द वैल्यू, आइदर विच सेगमेंट्स जहां पे आप बहुत ओवरवेट है और कौन से ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे आप थोड़ा अंडरवेट है? Sure.
तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो सबसे बड़ा सेगमेंट है बीएफएसआई। उसमें एक अच्छा रैली आया पिछले 1.5 साल में, इट हैज आउट परफॉर्म निफ्टी ऑल्सो। बट मुझे लगता है अभी भी वहां पे तीन अच्छे ट्रिगर्स हैं। पहला, बैलेंस शीट्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है बैंक्स की। सारे बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत अच्छी है। एनपीए जो है, एनएनपीए जो नेट एनपीए रेशियो है 20 ईयर लो पे आ रहे हैं अभी। तो बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है सभी बैंक्स की, सभी लेंडर्स की। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, between 15%. We think that it will sustain between 13 to 15%, which is a very very good number. और रिसेंटली आपने देखा डिपॉजिट ग्रोथ भी वापस ऊपर आ गया है, तकरीबन 11.5% पे, राइट। तो जो क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेवरेबल। तीसरा, आई थिंक डिमांड साइड डायनेमिक्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, विच इज अ प्री कर्सर फॉर क्रेडिट ग्रोथ, राइट। तो इनके बिजनेस ग्रोथ के लिए भी डायनेमिक्स जो है अच्छी है अभी। देर इज नो केस टू बी मेड की साइकिल एडवर्स होने वाला है। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि फाइनेंशियल कंडीशंस आर स्टेबल। हम बहुत बड़े स्विंग्स नहीं देख रहे इंटरेस्ट रेट में। इनफैक्ट अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ा भी और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए, तो भी हम इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट है इतनी वाइल्डली ऊपर नहीं गए जितने पास्ट साइकिल में जाते हैं। और बड़े बड़े गायरेशंस और वेरिएशंस नहीं आए हैं साइकिल में, विच इज अगेन बेनिफिशियल फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हमारा एस्टिमेट ऐसा है कि बैंक्स ने काफी अच्छा किया है। कुछ हद तक अभी एनबीएफसीज में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, और इंश्योरेंस कंपनीज में भी। सेकंड सेक्टर जो मुझे लगता है जहां पे वैल्यूएशंस का बहुत कंफर्ट है, वो है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। वहां पे हमें लगता है कि जो यूएस जेनरिक बिजनेस है, वहां पे ड्रग शॉर्टेजेस की वजह से और टॉप लाइन ग्रोथ की वजह से स्टेबल कंडीशन जो है अच्छी हो रही है धीरे धीरे। पिछले 5 साल से वहां पे कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला था, अदर देन द 12 मंथ कोविड विंडो। तो 2015 से लेके अभी 23 तक वहां पे कुछ बड़ा डेल्टा नहीं देखने को मिला कंपनीज को। आई थिंक दैट इज मेकिंग अ कमबैक। सेकंड इज, हम तकरीबन 96 97 कंपनीज ट्रैक करते हैं इस सेक्टर में। उसमें से तकरीबन 60 कंपनीज हैं जो अपनी बॉटम 30 परसेंटाइल वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही, जो कि चीप कैटेगरी में ट्रेड हो रही है। विच अगेन गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट की ओवर अ नेक्स्ट 1 to 3 ईयर पीरियड ये सेक्टर जो है अच्छे इन्वेस्टमेंट जर्नी दे सकता है आपको। सो दैट इज अगेन अ सेक्टर वेयर वी थिंक इज देयर इज अ गुड possibility of good experience. Third is infrastructure, where we think there is a good story being made. A lot of investment is happening. In fact, अभी प्राइवेट केपेक्स के हम नंबर देख रहे हैं, वो जो उसका ग्रोथ रेट है तकरीबन 6 7 ईयर हाई पे आ रहा है अभी FY 23 में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगेन एज अ पोर्शन ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर, जो तकरीबन 12% था 10 साल पहले, भी 22% हो गया गवर्नमेंट बजट अगर आप देखें, राइट। और अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड तीनों को जोड़ दें, तो इंडिया का जो फिक्स्ड एसेट क्रिएशन है तकरीबन $1 ट्रिलियन पर एनम हो रहा है अभी, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर, और उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अगेन इज अ वेरी गुड सेक्टर। यहाँ पे कुछ सेगमेंट है जो सस्ते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉकेट्स ऑफ गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स हैं जो महंगे हैं, जहाँ पे बड़ा रैली आया है, जैसे इंडस्ट्रियल्स, जिनमें काफी बड़ा रैली आ गया है। तो वहां पे आपको बॉटम्स अप रहना पड़ेगा। सो एक मिक्स्ड बैग है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बट द अंडरलाइंग ट्रेंड इन द सेक्टर इज वेरी वेरी गुड। सो ये कुछ तीन सेक्टर हैं, और चौथा कंजम्पशन है, जो कि पेरिनियली इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। उसमें वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे, लास्ट 2 साल में बहुत मार पड़ी उस सेक्टर में। और हमें लगता है कि वहाँ कुछ जगहों पे अपॉर्चुनिटी आनी स्टार्ट हो गई है, जैसे एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है, एग्रोकेमिकल बिजनेस अच्छा दिखने लगा है, सिलेक्ट ब्राउन एंड व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, दे हैव स्टार्टेड टू अपीयर वेरी गुड बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स ट्रेंड। तो ये चार सेगमेंट्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वाह। सो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये सारी कंपनियां जो है दे आर एडिंग द 1 ट्रिलियन बैलेंस शीट एवरी ईयर। सो जी वन एक एनालिसिस था जहां पे जिन जिन कंट्रीज ने $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन जहां जब जब शिफ्ट किया, जैसे यूएस, चाइना, जी। यू कैन से हम्म। जापान। सो दे जी। द मार्केट्स ऑफ दोज कंट्रीज वो मल्टी फोल्ड में ट्रेड हुए या फिर उन्होंने रिटर्न्स दिए है। व्हाट इज योर एनालिसिस जी। टेक ऑन दिस? सी मुझे ऐसा लगता है कि सी मार्केट रिटर्न्स आर ऑलवेज क्लोजली रिलेटेड टू द वैल्यूएशंस दैट वी पे। अगर हम इस समय अगर हम चीप मल्टीपल्स पे होते, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती।
राइट। अभी क्योंकि हम एवरेज और अबव एवरेज मल्टीपल्स में हैं, तो शायद रिटर्न्स भी एवरेज और अबव एवरेज हो सकते हैं या बिलो एवरेज हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हम बहुत सस्ते नहीं है इस समय। तो व्हेन यू आर पेइंग फॉर ग्रोथ एंड यू आर पेइंग मोर फॉर ग्रोथ, तो रिटर्न्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट मे बी ग्रोथ विल सरप्राइज अस। अगर हम आज सोच रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5, 5.5, 6% होने वाली है, अगर वो किसी वजह से 8% हो जाती है, तो ऑफकोर्स द experience will be much better and the returns will be much higher. But उसको predict करना is, I think, almost impossible. लिटिल So डिफिकल्ट। the only way to control or only controllable that we have is to not overpay. Not invest in sectors and companies which are expensive. So I think that is the only thing. Whenever you choose a fund or a stock or a company, make sure कि आप बहुत expensive stocks नहीं खरीद रहे हैं. So if you take care of that, then I think ये जो window है from 2 trillion to 5 trillion, जब जीडीपी उसको क्रॉस करेगी, तो यू विल ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न। बट इसके साथ ही मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ कि चाइना की मार्केट जो है, चाइना की जीडीपी आई थिंक बिटवीन 2006 टू नाउ हैज ग्रोन 6-7 टाइम्स, राइट, इन द सेम पीरियड, लेकिन उसका मार्केट रिटर्न इज 0%, सो राइट। राइट। सो इट्स नॉट वेरी कंपेरेबल, इट इज ऑल्सो कंपेरेबल की कॉर्पोरेट अर्निंग्स कितनी ग्रो हुई है, और वो इंडिया में आई थिंक ग्रो हो रही है, चांसेस है कि वो ग्रो होती रहेंगी। सो देयर विल बी कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज। सुपर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में शेयर करी, एंड आई एम श्योर कि जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था या कंफ्यूजन है रादर, मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, अभी यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है, बाहर निकलना है और ज्यादा पैसा डालना है, प्रॉब्ली उन सबको उसका आंसर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। और अपने वैल्यूएशन पे बहुत अच्छी बात करते हैं, आई एम श्योर दैट द पीपल विल गोइंग टू लुक एट द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। बिकॉज हम लोग जब बोलते हैं कि वैल्यूएशन सस्ता है महंगा है, तो लोगों को बहुत कम समझ में आता है। they will, अरे यार दीप को क्या समझेगा वैल्यूएशन क्या होता है। So let the people can understand from Sahil Kapoor that how the valuation we should look at it. And thank you very much Sahil for coming on the show. जाते जाते एक लास्ट थैंक आपसे यू। लोगों के लिए एडवाइस आप क्या करेंगे, वो एक टेक चाहूंगा और फिर आपसे विदा लेंगे। Sure. See, मेरे ख्याल से the only advice that I have is just stay for the long term, stay invested for the long term, and don't try to second guess the market again and again. और आपको सिर्फ एक्सट्रीम्स पे मे बी यू हैव टू टेक कॉल्स कि आपको मे बी अपने एलोकेशन चेंज करना है या नहीं करना है. Don't take it too often. I think maybe yearly rebalance is enough, and always seek help. I think that is one of the most important message that I have. I think this investing is a specialized field, and if you seek help, I think it will be very, very beneficial. Super. Thank you very much Sahil coming on the show. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you for your time.